साथ अब जुड़े हैं एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला। मधु सर, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट ने पेन झेला, अब आज देखिए 550 पॉइंट ऊपर मार्केट इस समय। अब क्या लग रहा है मार्केट देखकर, ये तेज़ी टिकेगी? और अब इस मार्केट में क्या तेज़ी के बारे में ही सोचें, बड़ी तेज़ी के बारे में? अनुज, मैं आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, आज मैं जय हिंद बोलूंगा। पहले बिल्कुल जय हिंद ही बोलना चाहिए। जय हिंद। हाँ, तो मुझे अनुज आज एक भारतीय होने के ऊपर इतना गर्व हो रहा है दैट इतनी अच्छी प्रकार से अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप लेड बाई मोदी जी और अपने पूरे डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से ये चीज़ों को संभाला लास्ट 5-7 दिन के टेंशन्स में, एक प्रकार से देखोगे अनुज तो ये दिखाता है दैट इंडिया हैज रियली अराइव्ड। भारत रियल में पहुंच गया है। आप देखिए जिस प्रिसीजन से हमने अटैक किए, जिस प्रिसीजन से वहां से जो अटैक हुआ उसको अपन ने डिफेंड किया। एंड आई एम श्योर आपको डिटेल सब मिली है, बट पूरा बहुत सारा काम ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी और इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन्स के सहारे हुआ है। तो मुझे बहुत ही एक हिसाब से एक भारतीय होने के ऊपर गर्व है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है टू द वर्ल्ड वेयर इंडिया हैज अराइव्ड। सो kudos to the entire political leadership and the entire armed forces for handling it and really making us feel all safe in their hands. 100% एक जैसा आपने बोला, इंडिया हैज़ अराइव्ड, जिसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए आप जरा। 20% की गिरावट इस समय इंडिया विक्स में आपको दिखाई देगी। फटाफट लेकर आइए जरा इंडिया विक्स एक बार। ये देखिए 20% नीचे इंडिया विक्स। तो मधु सर, अब ये तो खैर हमने जितना यहीं से हम गिरे थे, आप अगर देखें हमारी मार्केट वैसे काफ़ी स्ट्रांग थी, वो 24,550 24,600 का ही जोन था जहाँ से हम गिरे थे ये वॉर वाली सिचुएशन के बाद। अब हम वापस यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से मार्केट में आगे क्या फोकस क्या करें, और किन सेक्टर्स पर, किन थीम्स पर सबसे ज़्यादा फोकस हो मार्केट में अब? अनुज, एक जो मैं बात बोलना चाहूंगा ना, देखिए अपन इस मार्केट को अगर जनवरी से देखें, वो जो पूरा इंटायर ट्रेड वॉर हुआ प्लस इंडिया के वैल्यूएशन के ऊपर एक बहुत बड़ा जो कमेंट था कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड है, कितने सारे सीजन्ड लोगों ने भी कमेंट किया उसके बारे में। एंड प्लस अगर आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स जो 110 हुआ और काफी मैसिव बी ग्रुप और स्मॉल कंपनीज में लॉसेस भी हुए, तो वो जो मार्केट 21,800 और 22,000 के लेवल पे जाके सस्टेन किया। अभी मैं अगर इसको दूसरा बोलूं कि ये जो टेंशन था, टेंशन तो बड़ा ही था, तो अभी मार्केट ने 23,700 23,800 के नीचे भी गया नहीं बेसिकली, राइट। तो ये एक हिसाब से ना अनुज एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ बताता है। तो एक बात तो अपन सेफली बोल सकते हैं कि अनलेस कल कोई रियल बहुत बड़ा डिबैकल ही हो जावे तो पता नहीं है, बट मार्केट को अब ये लेवल तोड़ पाना ना बहुत कठिन होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज इतना वॉल्यूम हो चुका है यहाँ पे और इतना सारे लोगों का जिसको लेना था, जिनको बेचना था वो ले लिए, बेच दिए। अब ये जो सेटलमेंट, अब जो सेटल हुआ है मार्केट, यहाँ से मार्केट एक्चुअली काफी अच्छा रहना चाहिए। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा अनु, सब चीजें इंडिया के एक्चुअली ऐसे देखो जैसे बिल्कुल फेवर में आ रही है, इंक्लूडिंग ये जो अपन ने डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी का भी, ये भी एक हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। तो अगर देखो डॉलर ऑयल आ गया 62-63 डॉलर्स पे। एक वो चाइना और यूएस की जो डील का भी बड़ा टेंशन था, दैट व्हाट कैन हैपन इन द वर्ल्ड कैन स्लो डाउन, वहां से भी आज सुबेरे अच्छी खबर आई है। यहाँ पे आरबीआई ने ऑलरेडी काफी सारी लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, ब्यूटीफुली मार्केट्स को मैनेज किया है। इंटरेस्ट रेट भी इंडिया में कट हुए हैं और ओवरऑल बेसिस पे जो बजट था
उसका जो कंजम्पशन लेड ड्राइव भी जो है वो अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखना चालू हो जाना चाहिए। द ओनली थिंग विच इज मिसिंग मैं बोलूंगा वो है प्राइवेट केपेक्स। तो होपफुली उसमें भी अपने को रिवाइवल दिखना चाहिए। तो अनुज मुझे लगता है मार्केट्स यहाँ से अच्छे रहने चाहिए। पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ना हमको एकदम क्योंकि बाजार अच्छा है आज के आज जाके सब ले लेना चाहिए, वो भी मेरा एटीट्यूड नहीं है। ये पूरा बॉटम अप मार्केट होगा। और जो अपन कई बार बात कर चुके हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अनुज आज के बाजार में इन्वेस्टर के लिए कि लास्ट 4 साल में कोविड के बाद लोगों ने इतना पैसा बनाया स्टॉक मार्केट में, तो सबके दिमाग में वो रिटर्न एक्चुअली घुस गए हैं मेरे हिसाब से। और उनको एक्स्ट्रापोलेट करना विल नॉट वो ठीक नहीं होगा। बिकॉज उस टाइप के रिटर्न जनरली बाजारों में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते नहीं है, राइट। तो मैं ये बोलूंगा ये बाजार ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बॉटम अप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। और ये जो भी वॉलेटिलिटी मार्केट्स में होती है कोई भी वजह से, इंडिया में इतना रेजिलियंस दिख गया है कि आपको अगर आपकी कंपनी के होमवर्क किया हुआ है तो ये वॉलेटिलिटी को अपने को यूज करके जो चीज पसंद है अपने को, जहां पे रियल रिस्क रिवार्ड अपने फेवरेबल है और जहां पे रियल में लेटर से प्राइस घट गए विदाउट ओनली फॉर सेंटिमेंटल रीजन, वहां पे लेने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक ही चीज मैं वापस रिपीट करूंगा इन कंक्लूजन, कीप योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीजनेबल। डोंट थिंक दैट अपने वो 30, 40, 50% जो कमाया साल दर साल बिटवीन 2020 एंड 2024 दैट कैन कंटिन्यू। ओके, अच्छा मधु सर, मेन वाइल 600 पॉइंट निफ्टी ऊपर, अब 24,600 को अब हम क्रॉस कर रहे हैं, उस जो बड़ी बाधा को क्रॉस कर रहे हैं। हेलो मधु सर, एक ही सेक्टर है जहां आज बहुत ज़्यादा पेन है, वो है फार्मा। और जो आज ओके, चलिए रीपैच होगा तो बात बताइएगा मुझे ज़रा। सन फार्मा देखिए एक बार ज़रा, आप करीब करीब 5.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बायोकॉन 3.5% नीचे, औरोबिंदो फार्मा 2.5% नीचे, लुपिन 2.5% नीचे। मधु सर, सिर्फ एक फार्मा है, आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि वो यूएस में ड्रग प्राइसेस को 80% तक नीचे लेके आएंगे। क्या जेनेरिक फार्मा के लिए एक बड़े नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं हम इस समय? अनुज ऑनेस्टली थोड़ा और डिटेल्स आने देते हैं, पर कोई भी जेनेरिक फार्मा में इस टाइप का मार्जिन है नहीं। मुझे ये लगता है कि अगर यूएस का रियल अगर प्रॉब्लम देखोगे ना तो वो पेटेंट ड्रग्स ही है जहां पे थोड़ा फ्रॉथ है, राइट। और वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का जो पेटेंट ड्रग्स है जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड में बेचती है, वहीं पे प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। जेनेरिक का प्राइसिंग तो अपना काफी कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस टाइप का कोई मार्जिन भी है कोई जेनेरिक कंपनी का कि आप 30 से 80% किसी का भाव घटा सकते हो। ऑन ए कॉन्ट्रेरी, मैं तो ये बोलूंगा अगर थोड़ा प्रेशर होता है पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर तो वो एक्चुअली गुड न्यूज होना चाहिए। और ये ओवरऑल बेसिस पे अनुज मुझे लगता है कि ये सीडीएमओ कंपनीज के लिए ये काफी अच्छी न्यूज होनी चाहिए। बिकॉज वहां पे अगर उनके ऊपर प्रेशर आएगा रिड्यूस करने का प्राइसिंग, तो ऑफशोरिंग एक्चुअली इंडिया में बढ़नी चाहिए। जैसे अपने लास्ट टाइम आपके चैनल में बात किए थे कि $300 बिलियन का टोटल सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इंडिया अभी 8 बिलियन पे ही है इस साल भी, राइट, पोटेंशियली। तो काफी अच्छा स्कोप इंडिया के लिए है। और ये हो सकता है एक ट्रिगर हो, पर फिर भी मैं बोलूंगा कंक्लूजन में जंप करने के पहले मैं आज देखना चाहूंगा कि क्या इसके डिटेल्स आते हैं और क्या पॉलिसी का क्या डायरेक्शन है, पर फर्स्ट हैंड रिएक्शन बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है इंडियन कंपनीज के लिए, जेनेरिक कंपनीज के लिए। मधु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आईटी पे बात करना चाहूँगा आपसे। बैंक्स हमेशा आपके कन्विशन लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं। आईटी पे अगर हम लास्ट 1 साल को देखें, जब जून में मार्केट कोलैप्स हुआ था तो हमने निफ्टी आईटी को चेस किया था, यूएस में घटते ब्याज दर, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर कयास लगाते हुए। लेकिन ये टैरिफ के डस्ट ने ना पूरे के पूरे आईटी के मोमेंटम को कोलैप्स कर दिया। अब इस प्राइस पे आप आईटी को थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर ये जो
टैरिफ डस्ट थी जो सेटल हो रही है धीरे धीरे और ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, आईटी क्या अच्छा रिवॉर्ड देगा यहाँ से? आईटी एज ए सेक्टर एक्चुअली ना अच्छा नहीं किया है, जैसे आपने राइटली बोला, तो वहां पे भी चुनिंदा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वंदर जैसे मैं देखता हूं इसको, मैं देखूंगा कि अपने ना कोई स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनी रादर देन जेनरिक आईटी सर्विसेज कंपनी, जहां पे ग्रोथ नॉर्मल आईटी कंपनी से काफी हायर हो सकती है ना, हमारा ध्यान वहां पे है। वहां पे काफी सारी अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने काफी अच्छा भी किया है। अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर में इवन लास्ट 3-4 साल का जो रिटर्न रहा है, वो मेनली है ज्यादा जो स्पेशलाइज्ड कंपनियां जो काम करती है ना, वहां पे ज्यादा रहा है। तो मैं वहीं पे मेरा ध्यान तो वहीं पे है। वहां पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो जरूर देखेंगे। पर एज ए सेक्टर हो सकता है यहाँ से जो वर्स्ट टाइम था आईटी सेक्टर के लिए वो हो गया हो। ये दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है ना, ये जो एआई है, ये कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, कितने जॉब जाएंगे, कौन कौन सी चीजें और ज्यादा एआई से इम्पैक्टेड होगी, और उनका टर्मिनल वैल्यू के ऊपर आईटी स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट होगा ना, ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मैं बोलूंगा जो भी करना है अपने सेलेक्टिवली करें, और अगर हम ऐसी आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां ये एआई की वजह से उनके बिजनेसेस में टेलविंड है रादर देन हेडविंड है, तो अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो ये वाकई अगर आप देखें इसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन बेहतरीन होना चाहिए, ये बात है, एंटायर आईटी नहीं। लेकिन मतलब जी एक चीज़ और, पीएसयूज में अगर आपका कहीं झुकाव है तो वो कहाँ पर है? सरकारी बैंकों के आप काफ़ी, अगर आप देखें आपने सपोर्ट किया है, काफ़ी कन्विक्शन रहा आपका सरकारी बैंकों पे भी, और कुछ धड़े रेलवे डिफेंस को हमने देखा, पीएसयूज में ही ओएमसीज, कोई और चंग जो आपको इस वक्त फेवर कर रहा है, इसमें आपको फेवरेबल लग रहा है? वहां पे ना मैं वही बोलूंगा, सब अपॉर्चुनिटी ना रादर देन ये बोलना कि पीएसयू पूरा बाई है या पीएसयू पूरा सेल है, ये ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। वहां पे जहां पे लगे कुछ बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जहां बॉटम अप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ इंफ्रा स्पेस पे भी जो पीएसयू कंपनीज है, कुछ जैसे अभी अपने डिफेंस का ही जो, आई एम वेरी श्योर ये अगर सेटल हो भी जाता है, इसके बाद भी एक जो इंडिया का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है या डिफेंस बजट है, इसके ऊपर तो अभी काफी काम होना ही है। देयर इज नो डाउट इन एटलीस्ट इन माय माइंड। तो ये चुनिंदा बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज ही है। ऑन द होल पीएसयू बैंक्स में एक ही चीज देखना है, वैल्यू तो बहुत है वापस से, बट एक ही चीज देखना है, वो ग्रोथ है, कि वो ग्रोथ कैसे शेपअप होती है स्पेसिफिकली ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। अगर वो ग्रोथ दिखने लगेगी तो पीएसयू बैंक्स आर रियली वेल पॉइस्ड अगेन। मधु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको जय हिंद, और इस पूरे इतने बड़े दिन आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।